गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एसआरजे सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल इंदौर द्वारा आयोजित इस एफबी लाइव में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनवरी जो है वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो उसी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए ये एफबी लाइव आयोजित किया गया है, जिसका टॉपिक है योर आंसर फॉर सर्वाइकल कैंसर। एंड उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साकेत मित्तल। सो वेलकम डॉक्टर साकेत मित्तल। थैंक यू। सो ऑडियंस में थोड़ा सा आपको डॉक्टर साकेत मित्तल के बारे में बता देना चाहूंगी। डॉक्टर साकेत मित्तल जो हैं वो कंसल्टेंट कैंसर सर्जन हैं एसआरजे सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में। उनके पास मल्टीपल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है गायनो ऑन्कोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी, soft tissue tumors and organ preserving surgeries like breast conservative surgery, limb salvage surgery, renal sparing surgery and many more. So ये जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी डॉक्टर साकेत के बारे में, और आगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में अभी हमें वो बहुत ज्यादा अवेयर करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन देंगे। सो थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर, एनी वेलकमिंग remarks for our audience? Yeah, first I'd like to thank the viewers who gathered here, and this will be an informative and interactive sessions, and many more questions are expected so that your myths about the cervical cancer can be obliterated, and we look forward for a good meet. Yes, sure doctor, sure. So doctor, can we start with the question? Yeah, definitely we can start. Okay, so my first question is what is cervical cancer? So basically cervical cancer per se, so in women the uterus, and there is a part called cervix. So cervix is the outermost part of the uterus. So the cervical cancer, the cancer cells developed in that cervix. So that cervix cancer belongs to the category of a gynec cancer, and it is the most common cancer in India among women. Okay. So डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा है जो है मेरा, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है वेमेन में, सो किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है? सो ये बेसिकली पोस्ट मीनोपॉजल एज ग्रुप में बहुत ज्यादा कॉमन है. आई मीन टू से इट्स कॉमन इन मिडिल एज ग्रुप. मोर देन 50 years of age group is more susceptible to this type of cancer. Okay डॉक्टर. So डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट आर द मेन कॉजेज? क्या कॉजेज हैं जिससे सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है या सर्वाइकल कैंसर होता है? सो सर्वाइकल कैंसर होने का मेन कॉज है एक इन्फेक्शन. वो होता है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं उसको. अगर अपन 100 कैंसर्स देखते हैं, सर्वाइकल कैंसर्स देखते हैं, तो उन 100 कैंसर्स में से 99 कैंसर्स में ये HPV इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है. इस HPV इन्फेक्शन जो रहता है वो उसमें भी कई सारे स्ट्रेन्स और रहते हैं. जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन रहता है वो है 16 और 11, जो कि कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन रहता है. अगर अपन इसकी पैथोलॉजी की बात करें, आई मीन टू से कि ये होता कैसे है, बेसिकली आगे कैसे बनता है, तो ये जो इन्फेक्शन रहता है ये यूबिक्विटसली इन एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट रहता है, और विद टाइम ये अपनी बॉडी से वॉश आउट भी हो जाता है. ये मेनली अपने जेनिटल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर किसी कारणों से ये HPV इन्फेक्शन आपके शरीर में, आपके जेनिटल ऑर्गन्स में जैसे सर्विक्स में बना रहता है, तो आगे चलकर ये सर्विक्स कैंसर्स कर सकता है. HPV के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, वो सारे स्ट्रेन कैंसर नहीं करते हैं. कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स होते हैं 16, 11, 33, 38 जो कि ये सर्विक्स कैंसर्स कॉज करते हैं. पेशेंट की अगर सपोज इम्यूनिटी कम है और ये इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहे हैं, तो भी ये इन्फेक्शन कैंसर्स का रूप ले सकते हैं. अनहाइजीनिक प्रैक्टिस
अनहाइजीन जेनिटल प्रैक्टिस भी HPV इन्फेक्शन को प्रमोट करता है और ये सर्वाइकल कैंसर को कॉज करता है। ओके, तो डॉक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि सर्वाइकल कैंसर अगर हो जाता है तो वो किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करता है? क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं उस दौरान? सर्वाइकल कैंसर्स बॉडी को बहुत तरीके से इफेक्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि अपन किस स्टेज पे उस कैंसर को डायग्नोस कर रहे हैं। पहली बात करें कि पता कैसे चलेगा कि अपन को क्या समस्या है और डॉक्टर से कब अपन को कंसल्ट करना चाहिए। तो कोई भी महिला जिसका जो पोस्ट मेनोपॉजल है, मतलब जिसका मेनोपॉज आ चुका है, उसके बाद उसको नॉर्मली परवेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन सपोज अगर उसको परवेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको कोई दिक्कत है, यूट्रस में दिक्कत हो सकती है या फिर उसके पेशेंट के सर्विक्स में कोई दिक्कत हो सकती है, जिसका इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। दूसरा जो सिम्टम आता है वो होता है एक पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। इसका मतलब होता है कि आफ्टर कॉइटस या एवरी टाइम आफ्टर कॉइटस आपको ब्लीडिंग हो रही है। तीसरा सिम्टम्स जो कॉमन आता है वो होता है पेल्विक पेन, मतलब नीचे की ओर दर्द कॉन्स्टेंटली बना रहना, दर्द डिस्कम्फर्ट सा बना रहना। लेट सिम्टम्स होता है ये डिस्कम्फर्ट, और लेट सिम्टम्स होते हैं जैसे बार बार पेशाब का आना। ये भी एक लेट सिम्टम्स ऑफ सर्विक्स कैंसर है। सो मेन सिम्टम जो कॉमनली ये प्रेजेंट करता है हमारे सामने हमारी ओपीडीज में, वो होता है कि एब्नॉर्मल पर वजाइनल ब्लीडिंग। तो कोई भी एब्नॉर्मल पर वजाइनल ब्लीडिंग अगर किसी महिला को होती है तो डेफिनेटली उसको अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करके इसका टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं कोई कैंसर की समस्या तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉक्टर, सर्वाइकल कैंसर के लिए ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो उसके होने का चांसेस जो हैं उसके चांसेस? यस। सो सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो मैंने आपको बताया कि HPV इन्फेक्शन का होने के साथ साथ उसका वाइप आउट नहीं होना, मतलब शरीर से, जेनेटल ऑर्गन से, अपने सर्विक्स से उसका वाइप आउट नहीं होना। वो एक अनहाइजीनिक कंडीशन, सपोज अपन एक अनहाइजीनिक वे में रहते हैं, अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो HPV इन्फेक्शन अपने जेनाइटल्स में परसिस्ट करता है। सेकेंड रिस्क फैक्टर इसके अंदर एक स्मोकिंग आता है। थर्ड रिस्क फैक्टर होता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। यह भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है क्योंकि उससे HPV इन्फेक्शंस, रिपीटेड HPV इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। There is also one more risk factor for cervical cancer. Okay, so नेक्स्ट डॉक्टर जो क्वेश्चन है, हम लोग जब भी कैंसर की बात आती है तो स्क्रीनिंग के बारे में बहुत सुनते हैं। सो क्या सर्वाइकल कैंसर के लिए भी ऐसी कोई स्क्रीनिंग अवेलेबल है जो उससे पहले ही करवाई जा सकती है तो उसके खतरे को टाला जा सके, उसे सही टाइम पे डायग्नोस किया जा सके? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बेसिकली क्या होता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है, आप बहुत ही सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर कैंसर पहली स्टेज पे या बहुत ही शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी शॉर्ट होता है, समय भी कम लगता है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं और उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वही कैंसर अगर लास्ट स्टेज पे रहता है तो उसके अंदर टाइम, मनी ये बहुत ज्यादा लगता है और जो रिजल्ट्स होते हैं वो कभी एक्सपेक्टेशंस पे इतने ज्यादा अच्छे नहीं आते हैं। तो स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि बॉडी में वैसे कैंसर के लक्षण चालू हो चुके हैं लेकिन उस स्टेज पे नहीं आए हैं जब अपन को कोई भी सिम्टम जिसका आ रहा है। तो अपन इस बीच में इस कैंसर को अगर पकड़ लें, अगर शुरुआती चीज में ही इसको अगर अपन जांच करके कुछ पता कर लें कि इसमें कैंसर की शुरुआत हो चुकी है, तो अपन इस कैंसर को पूरी तरीके से 100% खत्म कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है, वेरी इजी,
वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी रिलायबल, उसको अपन बोलते हैं पेप्समियर। सो पेप्समियर क्या होता है कि आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं और अपना ये टेस्ट करवा सकते हैं। ये टेस्ट एक ओपीडी प्रोसीजर के बेसिस पे होता है, मतलब इसके अंदर आपको कोई भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है और डॉक्टर आपकी अपनी ओपीडी के अंदर इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है। जो टेस्ट होता है इट हार्डली टेक्स अराउंड 2 to 5 मिनट्स और इसका रिजल्ट जो होता है वो 1 से 2 दिन के अंदर अपने सामने आ जाता है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है और अगर इस टेस्ट को एक बार नेगेटिव आता है तो हर 3 से 5 साल में इसको टेस्ट कराना होता है। मतलब एक बार अगर आपने टेस्ट कराया तो आपको रिपीट 3 साल या 5 साल के बाद ही इसको करना है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इस पे बहुत सारा डेटा भी है कि जिस जिस कंट्रीज में ये सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग रूटीनली होती है वहां सर्विक्स कैंसर के केसेस में भारी कमी आई है। नाइस डॉक्टर। सो डॉक्टर, इसी से रिलेटेड एक फॉलोअप क्वेश्चन मेरा है, बिकॉज जब भी हम लोग गूगल करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट एजेस दिखाए जाते हैं कि व्हेन शुड आई स्टार्ट गेटिंग पेप टेस्ट। अगर कोई भी लेडी ये सर्च करती है तो बहुत ही अलग अलग एज आती है, तो क्या आप बता पाएंगे कि क्या एक सही एज होगा जब आपको पेप स्मीयर स्क्रीनिंग कराना स्टार्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल। तो यूएस टास्क फोर्स की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको अपन फॉलो करते हैं रूटीनली। ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं पूरे वर्ल्ड में जिसको अपन फॉलो कर सकते हैं। मोर और लेस एवरी वन सेज द सेम थिंग। बेसिकली वो गाइडलाइंस कहती हैं कि एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र से आपको ये स्क्रीनिंग टेस्ट चालू कर देना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि एक्चुअली इसको स्क्रीनिंग करने के लिए भी 2 तरीके के लैब टेस्ट होते हैं। एक सिंपल पेप्समियर होता है और एक इसमें एचपीवी इन्फेक्शन का डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो अगर वो डीएनए वाला अपन टेस्ट करते हैं तो उसको 5 साल में एक बार रिपीट कर सकते हैं। अगर वो डीएनए वाला टेस्ट नहीं, सिंपल टेस्ट करते हैं तो उसको 3 साल में एक बार रिपीट कर सकते हैं। टू बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। मोर स्पेसिफिकली द गाइडलाइन सेज कि पोस्ट क्वाइटल ये जो इन्फेक्शन होता है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसके बाद भी आप उसको चालू कर सकते हैं। So 21 is the generalized age criteria which everyone's follow. Okay, okay, doctor. Thank you. So, doctor, next question जो मेरा है वो आपसे कि if suppose someone is diagnosed with cervical cancer, so what is the procedure further? So अगर सपोज किसी को सर्वाइकल कैंसर, पहले तो डायग्नोस अपन कैसे करते हैं, किसी साइंस एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट अपने पास प्रेजेंट करती है ओपीडी में और अपन उसको सस्पेक्ट करते हैं कि इसको पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, तो अपन सबसे पहला चीज उनका बायोप्सी प्रूफ करने का करते हैं। बायोप्सी मतलब होता है कि अगर अपन को कुछ ग्रोथ या कुछ डिसीज वहां पे दिखती है तो अपन एक छोटा सा पीस लेते हैं और उसको अपन आगे टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजते हैं। उसके अंदर अगर डायग्नोस्ड होता है कि अगर ये सर्विक्स कैंसर है, और उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो है स्टेजिंग वर्कअप। स्टेजिंग वर्कअप का मतलब है किसी भी कैंसर को डायग्नोस्ट करने के बाद सेकंड स्टेप होता है स्टेजिंग। इसका मतलब कि अपन को ये देखना है कि ये कैंसर कहाँ और कितना फैला हुआ है, कौन सी स्टेज में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट का प्लानिंग होती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में डॉक्टर आपके लिए आपको एमआरआई पेल्विस मतलब एमआरआई सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें उसको कैंसर के अंदरूनी चित्र के बारे में और जानकारी मिलती है। इस प्रकार अपन सर्विक्स कैंसर की स्टेजिंग के बाद आगे का प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। ओके डॉक्टर। सो डॉक्टर, I think I'm done with my set of questions. Let's see what our viewers have to ask. So कुछ सवाल आए हुए हैं हम लोगों को ऑडियंस की तरफ से, तो अभी हम लोग वो थोड़े से ले लेते हैं। डेफिनेटली जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञा खन्ना का। वो पूछ रही है कि क्या सर्वाइकल कैंसर हेरिडिटरी हो सकता है या होता है? नहीं, सर्वाइकल कैंसर हेरिडिटरी नहीं होता है। इसका अभी तक अपने पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये हेरिडिटरी कैंसर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष पांचाल का है। वो पूछ रहे हैं कि हु इज एट द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सो जैसा कि अभी आपने बताया कि महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा होता है, क्या कोई और भी है कि जो ज्यादा रिस्क पे होते हैं सर्वाइकल कैंसर के? सर्विक्स कैंसर के रिस्क पे अपन ऐसा कह सकते हैं कि पोस्ट मीनोपॉजल, मतलब जो महिला का मीनोपॉज हो चुका है, दे आर एट मोर रिस्क ऑफ सर्विक्स कैंसर। और ऐसे महिलाएं जिसमें एचपीवी इन्फेक्शन का प्रमाण अपन को मिल चुका है और वो एचपीवी इन्फेक्शन अगर उनमें परसिस्ट करता है तो वो एक रिस्क फैक्टर है सर्विक्स कैंसर के लिए। जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं वो भी एक रिस्क फैक्टर है सर्विक्स कैंसर के लिए। ओके डॉक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुमाना का। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एचपीवी वैक्सीन, इज इट रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर? शी इज टॉकिंग अबाउट लॉन्च्ड आई गेस। या सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप भी मुझसे ये पूछें और मैं चाह रहा था कि इस टॉपिक को बाहर निकाला जाए, क्योंकि अपन जानते हैं कि सर्विक्स कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में मैंने आपको समझाया कि अपन पहले ही पेप स्मीयर से पकड़ लें। अगर कुछ ऐसा हो अपने पास तरीका कि ये सर्विक्स कैंसर डेवलप ही ना हो, मतलब इनिशियल स्टेज में भी इसको नहीं डेवलप करने दिया जाए, इसका बहुत ही कारगर तरीका है सर्विक्स कैंसर के लिए एचपीवी वैक्सीन। तो एचपीवी वैक्सीन क्या होती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एचपीवी के कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन कुछ ही स्ट्रेन्स कैंसर को कॉज करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से अपन ने इस स्ट्रेन्स के माध्यम से ये वैक्सीन एचपीवी के लिए, इस इन्फेक्शन के लिए डेवलप करी हुई है। इस वैक्सीन को लगाने से, इस वैक्सीन की मदद से सर्विक्स कैंसर से बचा जा सकता है। सर्विक्स कैंसर बहुत कम हो चुका है। ये वैक्सीन लगाने की नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है कि कौन सी एज ग्रुप होती है। तो इसकी आइडियल एज ग्रुप होती है 9 साल से 14 साल के बीच में। लड़कियों में भी और लड़कों में भी इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में उन्होंने अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस वैक्सीन को इंक्लूड करके रखा है। यूरोपियन देशों में भी उनके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये इंक्लूड करा हुआ है और ये देखा गया है कि ये वैक्सीन लगाने से उनके सर्विक्स कैंसर के इंसिडेंस में, अर्थात सर्विक्स कैंसर के नंबर्स में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। यह वैक्सीन लगाना बहुत ही सिंपल है। इसके अगर 9 से 14 के बीच में लगाते हैं तो 2 डोसेस लगते हैं, 0 मंथ और 6 मंथ पे। अगर इसको 9 से 14 का एज ग्रुप अगर छूट जाता है तो उसमें अपन को 3 वैक्सीन लगानी पड़ती हैं, 0 मंथ पे, 1 मंथ पे और 6 मंथ पे। 25 साल तक कैचअप वैक्सीन अपन लगा सकते हैं। और इसको लगाने का एक सिंपल तरीका है, जैसे अपन एक आम वैक्सीन जो बच्चों में अपन रूटीनली लगाते हैं वैसे ही ये वैक्सीन लगी थी है। एक चीज और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये वैक्सीन पहले 2 कंपनीज बनाती थी पूरे वर्ल्ड में और बाहर से इनको लाना पड़ता था, तो थोड़ा सा इनका कॉस्ट ज्यादा था। लेकिन अब इंडिया में अगले साल से या इसी साल के अंत तक अपने पास इंडिजीनस वैक्सीन डेवलप हो जाएगी जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगी। उसका कॉस्ट कितना है भाई मालूम नहीं है, पर फिर भी चर्चा है कि शायद 10% कॉस्ट होगा उसका सिर्फ, जो बाहर से वैक्सीन आती है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, मतलब स्कूल गोइंग एज ग्रुप के हैं, 9 साल से बड़े हैं, 25 साल से छोटे हैं, तो उन सबको ये वैक्सीन लगानी चाहिए। So this is a good birthday gift to any kid. Yes. You can give. It can. And this is a great news that India will start producing its own vaccine. So, correct. So, डॉक्टर एक फॉलोअप क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये था कि आपने जैसे कि बताया कि एचपीवी वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर होती है मेल्स में भी बाहर अब्रॉड में। So, इससे ये इंडिकेट होता है कि मेल्स में भी एचपीवी इन्फेक्शन जो है उसके होने के चांसेस होते हैं? यस, मैंने आपको कहा कि एचपीवी इन्फेक्शन अपने जेनाइटल्स में प्रेजेंट होता है। मेल जेनाइटल्स में भी होता है, फीमेल जेनाइटल्स में भी प्रेजेंट रहता है। क्वाइटस के द्वारा ही ये इन्फेक्शन जो है वो एक दूसरे से ट्रांसफर होता है।
लेकिन सर्विक्स कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देता है जहां पे एचपीवी रहना पसंद करता है। तो बेसिकली एचपीवी इन्फेक्शन सर्विक्स कैंसर के अलावा एनल कैंसर, पेनिस कैंसर, वल्वल कैंसर, वजाइनल कैंसर्स, ये सारे कैंसर्स भी, ये 5 से 6 तरीके के कैंसर्स भी कॉज कर सकता है। तो मेल्स में पीनिस कैंसर्स और एनल कैंसर्स भी होते हैं एचपीवी इन्फेक्शन के द्वारा। तो स्टडीज में जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हुए थे तो उसके अंदर ये पाया गया कि इस वैक्सीन को लगाने से ये इस तरीके के कैंसर्स में भी कमी आई है। इसीलिए बाहर के देशों में मेल्स के अंदर भी ये रिकमेंडेशन आ गई कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ शुड हैव दीज वैक्सीन्स। ओके, यस, नाइस। सो डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जूही कदम का है। वो पूछ रहे हैं कि व्हेन शुड फीमेल्स स्टार्ट हैविंग पैप स्मीयर टेस्ट, जिसका आप आंसर पहले दे चुके हैं, पर अगर आप उम्र है जो 21 years is the right age to start with. Yes. Okay, doctor. So next है सिद्धांत त्रिपाठी। वो पूछ रहे हैं क्या फॉलोअप रिक्वायर्ड होता है आफ्टर सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट? Yes, for every cancer follow-up is necessary. Follow-up का मतलब ये होता है कि for routinely we call the patient for their general checkup and time to time हम उनका investigations कराते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि अपन उनका फॉलोअप रेगुलर रखें। देखिए, सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट जो इनिशियल स्टेजेस में अपन फॉलो करते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2A, उसमें रेडिकल सर्जरी अपन परफॉर्म करते हैं। स्टेज 2B एंड बियॉन्ड 3 तक अपन उसको रेडिएशन और प्लस कीमोथेरेपी, इन दोनों के द्वारा ट्रीट किया जाता है। स्टेज 4 इज द लास्ट कैंसर, जिसको जनरली अपन कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी के साथ ट्रीट करते हैं। तो स्टेज 1, 2, 3 सारे पेशेंट्स को जिनका ट्रीटमेंट या तो सर्जरी के द्वारा या फिर रेडिएशन के द्वारा हो चुका होता है, इनको एक पीरियोडिक फॉलोअप में अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ रहना चाहिए। ओके डॉक्टर, सो आई थिंक दैट्स इट डॉक्टर। सो थैंक यू सो मच इतना एक अच्छा सेशन डिलीवर करने के लिए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था ये मेरे लिए भी एंड ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस के लिए भी होगा। सो डॉक्टर, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स? सो कैंसर इज अ ड्रीडेड वर्ड, लेकिन इन टुडेज वर्ल्ड इफ इट इज डायग्नोज्ड अर्ली, अगर अपन इसको अर्ली डायग्नोस्ट कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेज पे ही डायग्नोस कर लेते हैं, सो सर्वाइवल के चांसेस उतने ही अच्छे होते हैं। ट्रीटमेंट का टाइम भी उतना ही कम होता है। ट्रीटमेंट में जो अपन पैसा लगाते हैं वो भी उतना ही कम होता है। रिजल्ट्स अपन को बहुत अच्छे मिलते हैं। सर्विक्स कैंसर के लिए स्क्रीनिंग तो है ही, प्रिवेंशन भी है वैक्सीन्स के द्वारा। मतलब कितना अच्छा हो कि अगर ये कैंसर हो ही नहीं, अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो कि इसको जल्दी से डिटेक्ट कर लिया जाए। तो किसी भी तरीके से कैंसर को प्रिवेंट और स्क्रीनिंग किया जा सकता है। आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, डरना नहीं चाहिए। कई बार व्यक्ति को लगता है कि अगर मुझे कैंसर डायग्नोस्ड हो गया तो मेरा क्या हो, लेकिन आज अपने पास ट्रीटमेंट इतने सारे हैं कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और सर्वाइवल है, दोनों पे ये ट्रीटमेंट इम्पैक्ट ला सकते हैं। साइंस, सिम्टम्स, कुछ भी आपको अगर सिम्टम्स लगता है तो डोंट हेजिटेट टू मीट योर डॉक्टर एंड गो अहेड विद द ट्रीटमेंट। आप आगे ट्रीटमेंट को जाइए और बिना डरे, निडरता से आगे बढ़ाइए और समय समय पर अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से या फिर अपने डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में, अपनी प्रोग्रेस के बारे में चर्चा करते रहिए। Yes. Thank you, doctor. So, audience, thank you so much हमें ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि अभी डॉक्टर मित्तल ने बताया कि अगर आप भी किसी तरीके का कोई साइन या सिम्टम कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जाके डॉक्टर मित्तल को कंसल्ट कर सकते हैं SRG CBCC कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में, क्योंकि हेजिटेशन से कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी चीजें डिटेक्ट होंगी या आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, चीजें उतनी ज्यादा अच्छी होंगी। सो डाउट में रहने से श्योर होना अच्छा है। करेक्ट। Yes. Thank you, doctor. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.